महाविद्यालय की संरक्षक अलका दास गुप्ता मैम एवं अध्यक्ष श्री विराट सागर दास जी का, जिनके आशीर्वाद से यह कार्यक्रम सफलतापूर्वक हो पा रहा है। अब मैं कार्यक्रम में उपस्थित माननीय अतिथि अनूप कुमार जी, निर्देशक महोदय, विभागाध्यक्ष महोदया, अध्यापक गण एवं विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारी संस्कृति में किसी भी कार्यक्रम का शुभारंभ ईश्वर की स्तुति के साथ करते हैं। इसीलिए मैं हमारे साथी शिवम से आग्रह करूंगी कि वो मां सरस्वती की वंदना प्रस्तुत करें। हे शारदे मां, हे शारदे मां, अज्ञानता से हमें तार दे मां। हे शारदे मां, हे शारदे मां, अज्ञानता से हमें तार दे मां। तू स्वर की देवी है, संगीत तुझसे, हर शब्द तेरा है, हर गीत तुझसे। तू स्वर की देवी है, संगीत तुझसे, हर शब्द तेरा है, हर गीत तुझसे। तेरी शरण हमें प्यार दे मां। हे शारदे मां, हे शारदे मां, हे शारदे मां, हे शारदे मां, अज्ञानता से हमें तार दे मां। मुनियों ने समझी, गुनियों ने जानी, वेदों की भाषा, पुराणों की बानी। हम भी तो समझे, हम भी तो जाने, विद्या का हमको अधिकार दे मां। हे शारदे मां, हे शारदे मां, अज्ञानता से हमें तार दे मां। तू श्वेत वर्णी कमल पर विराजे, हाथों में वीणा मुकुट सर पे साजे। तू श्वेत वर्णी कमल पर विराजे, हाथों में वीणा मुकुट सर पे साजे। मन से हमारे मिटा के अंधेरा, हमको उजाले का संसार दे मां। हे शारदे मां, हे शारदे मां, अज्ञानता से हमें तार दे मां। धन्यवाद शिवम। मनमोहक एवं अद्भुत मां सरस्वती की वंदना के पश्चात अब मैं हमारी विभाग अध्यक्ष महोदया डॉक्टर मीतू पांडे मैम से अनुरोध करना चाहूंगी कि हमारे सभी अतिथियों के स्वागत में 2 शब्द कहें। शायद किसी टेक्निकल एरर की वजह से मैम का माइक में इशू हो गया। मैम, मैं कार्यक्रम की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए एक मिनट।
ठीक है प्राची, आप आगे बोल दीजिए। माफी चाहूंगी कि आप सबके बीच अभी हमारी विभागाध्यक्ष किसी टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से आ नहीं पा रही है, पर मैम जल्दी हमें ज्वाइन करेंगी। अब मैं 2 पंक्तियों के साथ इस श्रृंखला को आगे बढ़ाना चाहूंगी। हेलो प्राची, मेरी आवाज आ रही है? हेलो। यस मैम। ये दिक्कत है, अब आ रही है मेरी आवाज? यस मैम, आ रही है अभी आपकी आवाज। क्लियर है? यस मैम, क्लियर है। अच्छा ठीक है। एक्चुअली कुछ मुझे लगता है ये लैपटॉप में कुछ टेक्निकल एरर था। हाँ, मैम कोई बात धन्यवाद नहीं। प्राची। हिंदी अपनी आन है, भारत माता की शान। हिंदी अपनी आन है, भारत माता की शान। इसके ही सम्मान से बढ़े हमारा ज्ञान। इसके ही सम्मान से बढ़े हमारा ज्ञान। हिंदी रस रसना रस चखे, हिंदी रस रसना चखे, करे दिलों पर राज। मधुर मधुर से भाव से हिंदी है सरताज, हिंदी है सरताज। अब तो मिलना चाहिए हिंदी को सम्मान, अब तो मिलना चाहिए हिंदी को सम्मान। पूर्ण राष्ट्रभाषा बने, पूर्ण राष्ट्रभाषा बने, ऐसा हो संज्ञान, ऐसा हो संज्ञान। इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं स्वागत प्रस्ताव प्रस्तुत करना चाहती हूँ। सर्वप्रथम आप सभी को बीबीडी एनआईटीएम एवं प्रबंधन विभाग की तरफ से हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। साथियों, जैसा कि हम सभी आज यहाँ हिंदी दिवस मनाने के लिए, मैं आज के कार्यक्रम में सर्वप्रथम हमारी संस्था की अध्यक्ष महोदया माननीय श्रीमती अलका दास गुप्ता जी का हार्दिक अभिनंदन। इसी मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? इसी क्रम में प्राची, मेरी आवाज आ रही? यस मैम, आ रही है अभी। अभी नहीं आ रही थी? यस मैम आ रही है। मैम आ रही है। नाम आ रही है। ठीक है। साथियों, जैसा कि हम सभी यहाँ हिंदी दिवस मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं, मैं आज के कार्यक्रम में सर्वप्रथम हमारी संस्था की अध्यक्ष महोदया माननीय श्रीमती अलका दास गुप्ता जी मैडम का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करती हूँ। वो हमेशा हमारे लिए प्रेरणा स्रोत एवं पथ प्रदर्शक रही हैं। इसी क्रम में आगे मैं हमारी संस्था के प्रेसिडेंट माननीय महोदय श्री विराज सागर दास गुप्ता जी का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करती हूँ, जो हमारी संस्था के सभी छात्रों के युवा प्रेरक स्रोत बने रहते हैं और छात्रों को आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करते रहते हैं। स्वागत क्रम में आगे बढ़ते हुए अब मैं हमारे निदेशक महोदय प्रोफेसर डॉक्टर एस.एस. चौहान जी का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करती हूँ। आपके उत्साहवर्धन एवं प्रेरणा से ही हम किसी भी कार्यक्रम को सफलतापूर्वक आयोजित कर पाते हैं। साथियों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हिंदी भाषा का अपना ही महत्व है और प्रतिवर्ष हिंदी दिवस 14 सितंबर को बहुत धूमधाम से पूरे भारतवर्ष में मनाया जाता है। सर्वप्रथम 14 सितंबर 1949 को इस दिन हिंदी को हमारी मातृभाषा का दर्जा दिया गया था। प्रत्येक भारतवासी के लिए ये बड़े गर्व का दिन है और इस दिन को यादगार बनाने के लिए कई शैक्षणिक संस्थानों में बहुत सारे कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। प्रतिवर्ष राष्ट्रपति भवन में हिंदी को प्रोत्साहित करने के लिए अनेक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं और लोगों को हिंदी के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए सम्मानित भी किया जाता है। अब आपका ज्यादा समय ना लेते हुए इन पंक्तियों के साथ मैं अपनी बात खत्म करना चाहूंगी। हिंदी संघर्ष है, आओ लड़े। हिंदी संघर्ष है, आओ लड़े। आध्यात्मिक क्रांति से आगे बढ़े। हिंदी बिना व्यक्ति अनगढ़ रह गया। हिंदी बिना व्यक्ति अनगढ़ रह गया। साधनों का दाम
फूहड़ रह गया। हिंदी को जीवन साधना हाथ गई, हिंदी संघर्ष है आओ ले। हिंदी बिना असंयम ने इंद्रियों को दबोचा, हिंदी बिना असंयम ने इंद्रियों को दबोचा। मैं लूटा और खसोटा, मन के अश्वों को कसकर चढ़ी, मन के अश्वों को कसकर चढ़ी। हिंदी संघर्ष है आओ ले। हिंदी बिना क्रूरता निरंकुश हो रही, हिंदी बिना क्रूरता निरंकुश हो रही। मानवीय करुणा विवश होके रो रही, मानवीय करुणा विवश होके रो रही। आओ हम संवेदना साहस भरे, आओ हम संवेदना साहस भरे। हिंदी संघर्ष है आओ ले। जूझना है हमें अपने आप से, जूझना है हमें अपने आप से, अंग्रेजी आस्तीनी सांप से। बन हितैषी अहित जो करे, बन हितैषी अहित जो करे, बनकर विवेकी अंकुश धरे। हिंदी संघर्ष है आओ ले। हिंदी व्यक्तित्व गढ़ लेगी अनूठा, हिंदी व्यक्तित्व गढ़ लेगी अनूठा। कोई भी संकल्प होगा न झूठा। हिंदी को जगत गुरु सा ढले, हिंदी को जगत गुरु सा ढले। हिंदी संघर्ष है आओ लड़े, हिंदी संघर्ष है आओ लड़े। इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं अपने स्वागत प्रस्ताव को यहीं समापन देती हूँ। प्राची, अब आप कार्यक्रम को आगे बढ़ा सकते हैं। धन्यवाद विभागाध्यक्ष महोदया, आपके इन शब्दों ने हमारा मनोबल बढ़ाया। अब दोस्तों, दो पंक्तियों के साथ मैं श्रृंखला को आगे बढ़ाना चाहूंगी। अंधकार है वहां जहां आदित्य नहीं, अंधकार है वहां जहां आदित्य नहीं, मुर्दा है वह देश जहां साहित्य नहीं। अब मैं आपको हिंदी दिवस के विषय में कुछ महत्वपूर्ण बातें बताना चाहूंगी। भारत देश कई विधाओं का मिश्रण है, उसमें कई भाषाओं का समावेश है। इन सभी भाषाओं में हिंदी को देश की मातृभाषा का दर्जा दिया गया था। आज दुनिया भर में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषाओं में से एक हिंदी भी है। इसे सम्मान देने के लिए प्रतिवर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। वास्तव में 14 सितंबर 1949 के दिन आजादी के बाद हिंदी को देश की मातृभाषा का गौरव प्राप्त हुआ। उसी की याद में सन 1953 में निर्णय लिया गया, जिसके फलस्वरूप प्रतिवर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। मैं दो पंक्तियों के साथ इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाना चाहूंगी। करते हैं तन मन से वंदन, करते हैं तन मन से वंदन, जनगण मन अभिलाषा का। करते हैं तन मन से वंदन, जनगण मन की अभिलाषा का। अभिनंदन अपनी संस्कृति का, आराधन अपनी भाषा का, आराधन अपनी भाषा का। अब मैं इस श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए हमारे आज के मुख्य अतिथि अनूप कुमार जी का एक बार फिर से स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। दोस्तों, मुझे यह बताने में अति प्रसन्नता हो रही है कि सर बीबीडी के भूतपूर्व छात्र भी रह चुके हैं और वर्तमान में यह उपस्टेन अधीक्षक उन्नाव का कार्यभार संभाल रहे हैं। और यही नहीं दोस्तों, सर भूतपूर्व सहायक प्रबंधक भी रह चुके हैं यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में। सर आज हिंदी भाषा के हित में अपना अमूल्य योगदान प्रदान कर रहे हैं। सर एक बेहतरीन व्यक्ति होने के साथ ही साथ एक अच्छे कवि, लेखक, कहानीकार व बेजोड़ इतिहासकार के रूप में भी जाने जाते हैं। सर की लेखनी में शामिल है पुस्तक अधूरे एहसास, मुकाम जो कि एक काव्य संग्रह है, और उपन्यास काल की प्रवंचना। तो अब मैं महोदय से विनम्र निवेदन करती हूँ कि वो हम सबका पद प्रदर्शित करें। सर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और सबसे पहले मैं आभार व्यक्त करना चाहूंगा आदरणीय मीतू मैम का, जिन्होंने इस पटल पर मुझे बुलाया और बोलने का सौभाग्य प्रदान किया। साथ में मैं यहाँ पर उपस्थित अध्यक्षा महोदय का हार्दिक वंदन करता हूँ और आप सभी का, क्योंकि आप सब बीबीडी के छात्र हैं और आप सबको इस पटल पर देख करके मेरी पुरानी यादें ताजा हो रही हैं, तो उन स्मृतियों को पुनः वापस मुझे याद दिलाने के लिए आप सबका आभार व्यक्त करता हूँ। आज हिंदी दिवस है
हिंदी दिवस पूरे राष्ट्र में मनाया जा रहा है। तो सबसे पहले हम ये जानने का प्रयास करते हैं कि ऐसा क्या रहा कि हमें हिंदी दिवस मनाने की आवश्यकता पड़ी? हिंदी तो यहाँ के जनसाधारण की भाषा है, जनसंपर्क की भाषा है, सबके बीच में रही है हिंदी। फिर ऐसा क्या हुआ कि हमें हिंदी दिवस मनाने की आवश्यकता पड़ी? बहुत सारी ऐसी भाषाएँ रहीं जो औपनिवेशिक काल में विलुप्तता के कगार पे पहुँच गईं। उनमें से हिब्रू भाषा है और तुर्की भाषा है, इसी प्रकार से हमारी हिंदी भाषा है। शायद हमें ये विश्वास नहीं होगा कि हिंदी एक बार विलुप्तता के कगार पर पहुँच चुकी थी और भारत के जनमानस में पुनः जागृत होने में इसे बहुत समय लगा, क्योंकि भारत में निरंतर कहीं न कहीं विदेशी आक्रांताओं का आक्रमण होता रहा और जब कभी भी कोई भी विदेशी आक्रांता हमारे भूभाग पर कब्जा करते हैं, तो निश्चित बात है कि वहाँ पे संस्कृति और वहाँ की भाषा को नष्ट करने का प्रयास करते हैं, क्योंकि किसी भी राष्ट्र के अंदर जो राष्ट्र के लोग निहित हैं, उन लोगों में जो राष्ट्र भावना है वो वहाँ की संस्कृति और भाषा के आधार पर ही होती है। राष्ट्र प्रेम तभी जागृत होता है जब लोग अपनी संस्कृति और अपनी राष्ट्रभाषा से जुड़े होते हैं। तो कोई भी आक्रांता जब आता है तो सबसे पहले वो वहाँ की संस्कृति और वहाँ की भाषा पर कुठाराघात करने का प्रयत्न करता है, ताकि वह कहीं न कहीं लोगों को जो उनके मतलब लोगों पर जो है उनको गुलामी की ओर ले जा सके। और इसी गुलामी की कड़ी में हम लोगों ने निरंतर ये देखा है कि भाषाएं हम पर थोपी गई। जैसा कि मुगल काल में अगर हम देखें तो जो हिंदी का विकास हुआ है वो कहीं ना कहीं संस्कृत से हुआ है और संस्कृत से होने के बाद में पाली, प्राकृत और इस तरह की अन्य भाषाएं हमारे पास आती गईं। लेकिन आवश्यकता क्या पड़ी? हिंदी आने की आवश्यकता क्या पड़ी? तो जब ये संस्कृत भाषा थी, वो निश्चित तौर पर हमारी देव भाषा थी। देव भाषा का अर्थ यह है कि जो भी हमारे पुराण थे, वेद थे, इन सब में लिखा गया। लेकिन जनमानस की भाषा इसलिए नहीं बन पाई क्योंकि संस्कृत भाषा बहुत ही क्लिष्ट भाषा थी और इसके कारण जनमानस को छू नहीं पाई। इसी वजह से पाली, प्राकृत और इस तरह के अपभ्रंश होते गए और अंततः कहीं जाकर के जब मुगल आक्रांता यहाँ पर आए, यहाँ का इस्लामीकरण हुआ और यहाँ पे अरबी भाषा को थोपा गया। इसी प्रकार से अंग्रेज आए तो उन्होंने यहाँ पे आंग्ल भाषा को थोपने का प्रयास किया। लेकिन हम आज तक हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा के रूप में, राजभाषा के रूप में तो स्थापित कर चुके हैं, लेकिन राष्ट्रभाषा के रूप में क्यों स्थापित नहीं कर पाए, उसको जानने का प्रयत्न करते हैं और हम उस इतिहास की ओर झांकने का प्रयत्न करते हैं कि किन संघर्षों के कारण आज हमें हिंदी दिवस मनाने की आवश्यकता पड़ी। तो हम सबसे पहले ये जानने का प्रयास करते हैं कि जो भाषा है, किसी भी देश में भाषा किस प्रकार से स्थापित की जा सकती है। तो भाषा को दो तरह से स्थापित किया जा सकता है, या तो वहां का शासन या प्रशासन या वहां की कानून व्यवस्था उस भाषा को स्थापित करे, और या फिर वहां के लोगों के अंदर राष्ट्र भावना इतनी ज्यादा जागृत हो कि अपनी संस्कृति से अपनी भाषा को निकाल करके अपने जनमानस में उसको स्थापित करने का प्रयास करे। तब किसी देश में तब किसी देश में वहां की भाषा को स्थापित किया जा सकता है। इस क्रम में मैं दो देशों के उदाहरण को लेना चाहूंगा। सबसे पहले हम देखेंगे कि जब प्रथम विश्व युद्ध के बाद भारत में खिलाफत आंदोलन चल रहा था और विश्व में जो खिलाफत आंदोलन जो था, जो टर्की में हो रहा था उस समय, तो टर्की में क्या हो रहा था कि वहां पे लोग जो खलीफा थे उनको स्थापित करना चाह रहे थे और इसी क्रम में जो पूरे विश्व का जो इस्लाम था वो कहीं ना कहीं खलीफा को स्थापित करने का प्रयास कर रहा था। लेकिन टर्की के स्वयं के लोगों ने वहां पे कमाल पाशा को स्थापित किया। अब बात आती है कि जब वहां टर्की में वहां का राष्ट्र खुद स्थापित हुआ तो सबसे बड़ी बाधा आई कि भाषा कौन सी हो, क्योंकि वो भी औपनिवेशिक देश था, वहां पे अंग्रेजों का वहां पे पूर्णतः प्रभुत्व था। और जब देश वहां का आजाद हुआ तो ये हुआ कि वहां पे कौन सी भाषा लाई जाए, तो ज्यादातर वहां पे जो काम थे वो अंग्रेजी में होते थे और वहां से फारस के पास में था, इस्लामीकरण हो चुका था टर्की का, तो वहां पे कहीं ना कहीं फारसी भाषा को भी बनाने का दबाव था। लेकिन एक कमाल पाशा की इच्छा थी, एक राष्ट्राध्यक्ष होने के नाते उनकी एक इच्छा थी कि जो इस देश की संस्कृति थी, जो इस देश की मूल भाषा थी, टर्की भाषा थी, उस भाषा को कहीं ना कहीं इस देश में पुनः स्थापित किया जाए। इसके लिए वहां के लोगों की लगन की आवश्यकता थी। उन्होंने वहां के लोगों को बुलाया, वहां के जो मंत्री थे, वहां के जो विद्वान लोग थे उनको बुलाया और उन्होंने कहा कि अगर हमें इस देश में टर्की भाषा को स्थापित करना हो तो कितना समय लगेगा। विद्वानों ने कहा कि कम से कम 1 वर्ष का समय लगेगा राजकीय भाषा के रूप में स्थापित करने में। उन्होंने कहा पुनः विचार करिए, हो सकता है कि कुछ कम समय में इसको स्थापित किया जा सके। बहुत सारा मंथन होने के बाद वो लोग 3 माह में आकर के हुए कि हम 3 माह में राजकीय भाषा स्थापित करेंगे। उस समय टर्की के जो कमाल पाशा थे उन्होंने आदेश दिया कि आप 3 महीने का समय मांग रहे हैं, लेकिन इस देश का अध्यक्ष होने के नाते मैं आपको आदेश देता हूं कि कल से इस देश में जो भी कार्यभार होगा वहां की राजकीय भाषा टर्की होगी।
और इस आदेश के साथ में ही वहां पे टर्की भाषा को पुनः स्थापित किया गया, जो एक विलुप्तता के कगार में पहुंच गई थी। वैसा ही एक और उदाहरण मैं आपको देना चाहूंगा इजराइल का, जहां पे यहूदी थे। आप सबको मालूम होगा कि जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ, उसके बाद में फिर द्वितीय विश्व युद्ध हुआ। इसके पहले की जो घटना थी, जो यहूदी देश था, वहां पे धीरे धीरे करके सारे के सारे यहूदी पूरे दुनिया में फैल चुके थे, क्योंकि यहूद जो उस समय इजराइल, जो आज का इजराइल है, फिलिस्तीन वगैरह जो है, वहां पे कहीं ना कहीं इस्लामीकरण हुआ और वहां के जो यहूदी थे वो भाग करके यूरोप के अन्य देशों में स्थापित हो गए और उनकी विभिन्न भाषाएं हो गई। लेकिन जब हिटलर ने क्या किया कि द्वितीय विश्व युद्ध में यहूदियों के ऊपर अत्याचार करना प्रारंभ किया, तो सारे दुनिया से यहूदी भगाए जाने लगे और धीरे धीरे करके यहूदियों के पास कोई देश नहीं बचा। अन्य राष्ट्रों के अन्य किसी का माइक अनम्यूट कर लीजिए। तो जो अन्य देश के जो लोग, जब वहां से अन्य देशों से यहूदी जब आने शुरू हुए, तो वहां की मूल समस्या हुई कि उनको जगह तो मिल गई, स्थान तो मिल गया, लेकिन उनकी कोई भाषा एक नहीं थी। और उस समय यहूदियों की जो मूल भाषा थी, जो हिब्रू थी, वो केवल बाइबल में थी, यानी जो धर्म ग्रंथ था वहां तक उसको सीमित कर दिया गया था। और हिब्रू कहीं पर भी उसके ना उसकी कहीं व्याकरण थी, ना उसका कोई ऐसा रूप मिल रहा था जिससे हिब्रू भाषा को स्थापित किया जा सके। लेकिन वहां पर सिर्फ एक व्यक्ति था और उस एक व्यक्ति ने ठाना कि हम इस देश की राष्ट्रभाषा के रूप में हिब्रू को स्थापित करेंगे, और उस व्यक्ति का नाम था इलीजियर बेन यहूदा। उस अकेले व्यक्ति ने, जब उसने इस कार्य को प्रारंभ किया, तो लोगों ने उसे पागल और सनकी कहा कि जिस देश की जिस भाषा के अंश नहीं मिल रहे हैं, जो कहीं ना कहीं फटे पन्नों में कहीं ना कहीं इधर उधर पड़े हुए हैं, आप उस भाषा को कैसे बना सकते हैं। लेकिन उस एक अकेले व्यक्ति ने राष्ट्र की भावना से जागृत होकर के उस देश में राष्ट्रभाषा के रूप में हिब्रू को स्थापित किया, और आज इजराइल की जो मुख्य राष्ट्रभाषा है वो हिब्रू है। अब समझने वाली बात है कि अगर इन देशों ने कर दिखाया, तो हम आज भारत में रह करके हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में स्थापित क्यों नहीं कर पा रहे। हमारे पास क्या चुनौतियां हैं। सबसे बड़ी चुनौती यह है कि भारत एक देश नहीं, अपितु कहा जाए तो राज्यों का संघ है, और यहाँ पे जितने भी राज्य हैं उन सबकी लगभग अपनी अलग अलग भाषाएं हैं। उन भाषाओं के साथ में अगर हम हिंदी को स्थापित करना चाहेंगे, तो यही होगा कि हम उन भाषाओं के साथ भेदभाव कर रहे हैं। एक तो पहली चुनौती ये आती है, परंतु दूसरी चुनौती सबसे ज्यादा ये आती है कि भारत में राष्ट्र भावना से, हमें कहने में बिल्कुल हिचक नहीं है कि भारत में लोग राष्ट्र भावना से कम प्रेरित होकर के स्वार्थ भावना से ज्यादा प्रेरित है। जितने भी राज्य हैं, उन राज्यों की जो राजनीति है वो वहां की भाषा के मध्य कहीं ना कहीं घूमती रहती है, और वहां के लोग हिंदी को स्वीकार नहीं करते। यानी हमारी गुलामी मानसिकता इस प्रकार की है कि हम एक विदेशी भाषा को जनसंपर्क और सामान्य की भाषा और जन कार्य की भाषा के रूप में तो स्वीकार करने को तैयार हैं। हम आंग्ल भाषा को तो अंगीकृत करने को लिए तैयार हैं और अंगीकृत कर चुके हैं, परंतु हम हिंदी को जो है अंगीकृत करने को तैयार नहीं है, क्योंकि तमिलनाडु में तमिल भाषियों का विरोध होता है, आंध्र प्रदेश में आंध्रा का विरोध होता है, और कर्नाटक में कन्नड़ को। यानी कि ये सारे जितने भी राज्य हैं, मैं किसी राज्य का दोष नहीं दे रहा हूं यहाँ पर, परंतु ये एक समस्या है जो भारत में बनी हुई है निरंतर तौर पर, कि इन भाषा के जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं आंग्ल भाषा को तो स्वीकार कर लेते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हिंदी को स्वीकार करने में हिचकते रहते हैं। और वहां के जो राजनीतिक लोग हैं, उनके कारण, उनकी राजनीतिक इच्छाओं के कारण, उनकी राजनीतिक जो है साधना के कारण कहीं ना कहीं हिंदी को स्थापित नहीं किया जा रहा है। मैं आपको एक और उदाहरण बताता हूं कि हिंदी का जो स्वरूप था वो हमारे पास में कहीं उपलब्ध नहीं था। यानी कि हम जब 9वीं शताब्दी की बात करें, 9वीं शताब्दी से लेकर के 19वीं शताब्दी तक भारत में सिर्फ 2 भाषाएं थी, लिखित रूप में 2 लिपियां थी, एक फारसी थी और एक अंग्रेजी थी। यानी हिंदी की जो देवनागरी भाषा थी वो नागरी का कहीं ना कहीं विलुप्त हो चुकी थी और नागरी भाषा नहीं थी। यानी हम हिंदी बोलते तो थे, जनमानस में हिंदी बोली तो जाती थी, परंतु हिंदी कहीं भी लिखी नहीं जाती थी, नागरी भाषा कहीं लिखी नहीं जाती थी। आपको जान करके आश्चर्य होगा कि जो प्रेमचंद हिंदी के बहुत बड़े साहित्यकार थे, उनकी भी लिपि देवनागरी नहीं थी, अपितु उनकी लिपि फारसी थी। यानी वो उनका जो बोलने का वो था वो हिंदी था, परंतु लिखने का जो क्रम था वो देवनागरी था, क्योंकि देवनागरी पूरी तरह से भारत में समाप्त हो चुकी थी। और उस देवनागरी को लाने का जो श्रेय दिया जाता है, आज हिंदी दिवस है, आज के दिन हम बहुत बड़े बड़े लोगों का नाम लेते हैं कि हिंदी में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा। महात्मा गांधी का हम नाम लेते हैं, मदन मोहन मालवीय का नाम लेते हैं,
कि उनका बहुत बड़ा योगदान रहा, परंतु वास्तव में हिंदी को जिन्होंने स्थापित किया आज हम उनको विस्मृत कर चुके हैं। और आपको मैं उदाहरण देना चाहूंगा कि जिन बड़े लोगों का नाम लिया जाता है उन्होंने हिंदी को स्थापित नहीं किया, अपितु हिंदी को हिंदी को ग्रहण करने में हिचकते थे। अगर मैं मदन मोहन मालवीय की बात करूं तो 1916 में बनारस में हिंदू विश्वविद्यालय स्थापित किया गया, परंतु वहां पर हिंदी कार्य भाषा नहीं थी, हिंदी वहां की कार्य की भाषा हिंदी वहां पे नहीं थी 1916 में। और हिंदी को वहां पे अंगीकृत किया गया 1924 में, और 1924 में तब अंगीकृत किया गया जब नागरी प्रचारणी सभा को 3 लड़कों ने, जो कक्षा 9वीं के छात्र थे जिनका नाम बाबू श्याम सुंदर दास, पंडित राम नारायण मिश्र और शिव कुमार सिंह, ये 3 छात्र थे 9वीं के, जिन्होंने बनारस में नागरी प्रचारणी सभा स्थापित की। और देवनागरी को स्थापित करने में इस संस्था ने जो कार्य किया भारत में, वो अन्यत्र किसी संस्था ने कार्य नहीं किया। उस नागरी प्रचारणी सभा के दबाव में आकर के मदन मोहन मालवीय ने 1924 में जाकर के बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की राजकीय भाषा को हिंदी के रूप में स्वीकार किया। जबकि आज हम मदन मोहन मालवीय को हिंदी दिवस के रूप में याद करते हैं, हम महात्मा गांधी को हिंदी दिवस के रूप में याद करते हैं। जबकि मैं अगर उनके योगदान की बात करूं तो जब भारत आजाद हो रहा था 1935 में, भारत अधिनियम आया था, उस वक्त में हिंदी को स्वीकार नहीं किया गया था। यहाँ पे जो अंग्रेज थे और साथ में जो कांग्रेस के सदस्य थे, जो भारत में कहीं ना कहीं उनको पता था कि भारत की स्वतंत्रता के बाद हम यहाँ पे राज्य स्थापित करेंगे, उन लोगों का मानना था कि यहाँ की जो लिपि हो वो फारसी हो और बोलचाल की भाषा हिंदी हो। अर्थात कहने का मतलब है कि वो एक हिंदुस्तानी भाषा को अपनाने के लिए कृतज्ञ थे, परंतु वो हिंदी को अपनाना नहीं चाह रहे थे। यहाँ तक कि महात्मा गांधी ने को जब 1936 में हिंदी साहित्य सम्मेलन में बुलाया गया तो वहां पे उन्होंने जाने से सिर्फ इसलिए इनकार कर दिया क्योंकि उस सम्मेलन का नाम हिंदी साहित्य सम्मेलन था। क्योंकि महात्मा गांधी को यह भय था कि ये देश इस समय आजाद हो रहा है, यहाँ के मुसलमान हिंदुस्तानी भाषा यानी कि फारसी भाषा को अपनाना चाहते हैं और जो यहाँ का अन्य वर्ग है वो हिंदी को अपनाना चाहता है। तो वो वहां यहाँ के तुष्टीकरण की नीति को अपनाते हुए उन्होंने हिंदी साहित्य सम्मेलन में जाने से इनकार कर दिया। और हिंदी साहित्य सम्मेलन में तब गए जब उस साहित्य सम्मेलन का नाम बदल करके राष्ट्र भाषा प्रचार समिति रखा गया। जिन बड़े नामों को हम याद करते हैं, उन बड़े नामों में हिंदी में कितना वास्तविक में कार्य किया, इसको हमें जानने की आवश्यकता है। और जो नाम विलुप्त हो गए, हिंदी को वास्तविकता में अगर खड़ा करने का किसी ने प्रयास किया तो वो भारतेंद्र हरिश्चंद्र थे। भारतेंद्र हरिश्चंद्र, जिसको हम हरिश्चंद्र युग के नाम से भी जानते हैं, जो मात्र 35 वर्ष की अल्पायु में जो नहीं रहे, भारतेंद्र हरिश्चंद्र के कारण ही भारत में जो आज हम खड़ी बोली बोलते हैं, जो खड़ी बोली लिखी जाती है, इन सबका श्रेय कहीं ना कहीं भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी को जाता है। इन्होंने नागरी जो भाषा है, जो देवनागरी भाषा है, देवनागरी लिपि है, उसको स्थापित करने का श्रेय अगर भारत में किसी को जाता है तो भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी को जाता है। जबकि हम हिंदी दिवस में उनको ये स्मरण तक करने का कष्ट नहीं करते हैं। हिंदी में एक और बड़ा नाम अगर हम याद करते हैं तो वो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का है। भारतेंद्र हरिश्चंद्र ने खड़ी बोली तो स्थापित कर दी, बोलचाल की भाषा स्थापित कर दी, लेकिन उस समय तक ना तो व्याकरण था, ना पूर्ण विराम थे, ना अल्प विराम थे। इस प्रकार की कोई भी व्यवस्था हिंदी व्याकरण में नहीं थी। आपको जान करके आश्चर्य होगा कि हिंदी जो हम आज बोल रहे हैं, जो अंगीकृत कर रहे हैं, इसका व्याकरण तक 19वीं शताब्दी तक नहीं लिखा गया था। महावीर प्रसाद द्विवेदी जो कि रेलवे में कार्यरत थे, और ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि महावीर प्रसाद द्विवेदी भी रेलवे में कार्यरत थे, और वो जिस विभाग में कार्यरत थे, जिस जगह पे कार्यरत थे, मेरी पहली तैनाती भी उसी जगह पर हुई थी। ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने सर्वप्रथम जो अल्प विराम, पूर्ण विराम, इन चिन्हों को हिंदी में लाने का प्रयत्न किया। और महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के कारण ही जो सबसे पहले भारत में हिंदी का व्याकरण लिखा गया, उस हिंदी के व्याकरण को लिखा है कामता प्रसाद गुरु जी ने, जो उन्होंने एक बृहद व्याकरण तैयार किया और उसको जो छपवाने का कार्य किया वो नागरी प्रचारणी सभा ने 1919 में किया। यानी कि भारत का पहला व्याकरण अगर लिखा गया तो वो 1919 में लिखा गया। यानी कि आप सोच सकते हैं कि हिंदी की दुर्दशा कितनी थी। यहाँ तक कि जो लोग थे, जो कोर्ट में लोग थे, जो अदालतें थी, वो भी कहीं ना कहीं हिंदी को स्वीकार करने के लिए तत्पर नहीं थी। उसका कारण था, अगर देखा जाए तो जब अंग्रेज जानसोर जब यहाँ पे आए थे, जानसोर ने क्या किया था कि उस जानसोर से पहले यहाँ पर ये अदालतों में ये व्यवस्था लागू की गई थी कि फारसी लिपि को ही लिखा जाएगा
और फारसी में ही सारा कार्य होता था। उसके बाद 19वीं शताब्दी यानी 1896 में एक अंग्रेज अमेंडमेंट लाना चाहते थे और उस अमेंडमेंट में ये था कि जो न्यायालय की जो न्यायालय की भाषा है वो फारसी को हटा करके आंग्ल भाषा कर दी जाए, यानी अर्थात अंग्रेजी कर दी जाए। हिंदी प्रेमियों के लिए ये बहुत बड़ा कुठाराघात था कि फारसी से वो लोग हिंदी लाना चाहते थे, लेकिन अंग्रेज जो थे वो फारसी से अंग्रेजी लाना चाहते थे। अगर वहां पर अंग्रेजी को पूर्णतः स्थापित कर दिया गया होता तो हिंदी को लाने का प्रश्न ही खत्म हो गया होता। परंतु उस समय श्याम सुंदर दास जिनका मैंने जिक्र किया, श्याम सुंदर दास जिन्होंने नागरिक प्रचारणी की स्थापना की, पूरे भारत में उन्होंने भ्रमण किया। मदन मोहन मालवीय जी ने भी उसमें सहयोग किया और पूरे भारत में भ्रमण करके उन्होंने सारे राजा महाराजाओं विद्वानों उन सबके उन्होंने हस्ताक्षर कराए और एक आंदोलन चलाया कि न्यायालय की भाषा हिंदी होनी चाहिए, क्योंकि हिंदी यहाँ की जनमानस भाषा है और यहाँ पे देवनागरी लिपि को न्यायालय में स्थापित करना चाहिए। ये उन लोगों का प्रयास था और इसी प्रयास का परिणाम ये हुआ कि 1900 में अंग्रेजों ने न्यायालय में हिंदी भाषा को स्थान दिया और फारसी के साथ साथ न्यायालय में हिंदी भाषा को भी स्थान मिला। ये इन्हीं लोगों का प्रयास था। यानी कि अगर हम देखा जाए तो हिंदी, जैसे हम लोगों ने गुलामी से लड़ने के लिए लोगों ने क्रांतियां की, अपनी आहुतियां दी, वैसे ही हमारी राष्ट्रभाषा से जो लड़ाई रही, जो हमने गुलामी से लड़ाई लड़ करके राष्ट्रभाषा को स्थापित करने का जो प्रयत्न किया, ये एक बहुत लंबे दौर तक चला। और ऐसा नहीं हुआ कि हिंदी स्थापित हो गई तो हिंदी स्थापित हो गई, नहीं, हिंदी स्थापित होने के बाद आपको मैं याद दिलाना चाहूंगा कि जो भारत के राजनेता रहे उनकी इच्छाएं कभी भी हिंदी